So student, we had read about the factors of production earlier. The factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. Now we will read each of these factors individually. First of all, that is land. So first, characteristics of land. Land is fixed. ये फिक्स्ड है, इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते लैंड एरिया को, बट इसमें हम प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो विलेज पालमपुर में 75% ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन लैंड on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. Well-being of these people is closely related to production on the farm. तो पालमपुर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझाने के लिए. 75% पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड, और वो फार्मर्स हैं या फार्म लेबरर्स हैं, एंड उनकी वेलबींग यानी वो कैसे अपनी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्शन ऑन फार्म्स. तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. नॉर्मली लैंड एरिया जो है फिक्स्ड है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रोडक्शन को हम जरूर कई तरीकों से इंक्रीज कर सकते हैं. पालमपुर की कंडीशन दी हुई है कि 1960 के बाद से देयर हैज नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड समझे इस चीज को, वेस्टलैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड. वेस्टलैंड जो जिस जगह पे पहले किसी भी तरह का कल्टीवेशन वर्क नहीं किया जाता था, फार्मिंग नहीं किया जाता था, उनको कल्टीवेटेड लैंड में विलेजर्स ने कन्वर्ट किया और इस तरीके से उन्होंने इंक्रीज किया अपने फार्म प्रोडक्शन को. यहाँ पे आपके लिए इनसाइट क्वेश्चन है, देखें. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर. दो विलेजेस वाइट यहाँ पे लोकल यूनिट जो दी हुई है. नॉर्मली विलेजेस में लैंड एरिया को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं वो होती है बीघा, गुंठा, हेक्टेयर. सो 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. तो 100 मीटर्स इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर. ये मेजरिंग यूनिट है. तो मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड इज हेक्टेयर, और बाकी लोकल यूनिट कौन कौन सी है उसमें बीघा, गुंठा वगैरह. अभी हमने पढ़ा कि लैंड एरिया जो होती है वो फिक्स्ड होती है, और कुछ वेस्ट लैंड में हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करके कल्टीवेबल लैंड में. यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. तो विलेज पालमपुर जो कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इनसाइड क्वेश्चन के हिसाब से आप ध्यान रखें. ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. तो उन्होंने जो भी वेस्ट लैंड थे पालमपुर में उसको कल्टीवेबल लैंड में जो है कन्वर्ट कर लिया है. यहाँ पे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अभी जो सीजन चल रहा है आप सभी जानते हैं, खरीफ सीजन, फार्मर्स ग्रो ज्वार, बाजरा. These plants are used for cattle feed, also followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, that is Rabi season, fields are sown with wheat. तो यहाँ आपके पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आ रहे हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में मेन वहाँ पे क्या क्या कल्टीवेट किया जाता है? ज्वार एंड बाजरा. एंड रबी सीजन विंटर सीजन में
यहाँ पे वीट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और इनफ क्वांटिटी में यहाँ पालमपुर की कंडीशन दी हुई है एंड दे कीप इनफ wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at रायगंज। इसके अलावा इधर के लोग शुगर केन, जगेरी वगैरह ये सारी चीजें भी सेल करते हैं। 3 different crops in a year in Palampur is due to well development system of irrigation। तो ये चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे लिए दिया हुआ है इससे आपको समझना है कि किस तरीके से लैंड एरिया में हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्रॉप रोटेशन की बात की गई है, अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो तो भी हम किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया में मैक्सिमम जो है क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए इरिगेशन के लिए हमें फैसिलिटी और चाहिए है, उसमें है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे पालमपुर में बहुत पहले से आ गई है। वहाँ पे पहले पर्शियन व्हील यूज किया जाता था इरिगेशन के लिए और आज उधर पे इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल जो है यूज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रॉपरली पहले से मौजूद है। इंडिया की बात अगर हम लोग करें तो इंडिया में पूरे कंट्री में हम नहीं कह सकते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर है। कुछ एरियाज में बहुत अच्छी फैसिलिटी है लेकिन मैक्सिमम जो एरिया है इंडिया का वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाता है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। आज की भी अगर हम कंडीशन देखें लेस देन 40% लैंड एरिया इज इरिगेटेड। फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो अगर प्रॉपर रेनफॉल हो रहा है, टाइमली हो रहा है तो प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में क्रॉप्स प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो सकता। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इनसाइड क्वेश्चन आपको लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अगर आप साल में कई तरह के क्रॉप किसी पर्टिकुलर लैंड एरिया में उगा रहे हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे और इस तरीके से हम वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। तो पालमपुर में हम लोगों ने देखा था रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और मीनवाइल वहां पे पोटैटो, शुगरकेन वगैरह भी ग्रो किए जा रहे थे। सो स्टूडेंट, we had seen that the multiple cropping, irrigation facility, electricity etc. are the common ways to increase the production of crops. So now next one is hybrid seed. So traditionally जो use किए जाते थे low yielding quality के seeds utilize किए जाते थे। Traditional seeds needs less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizer. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. तो पहले जो ट्रेडिशनल वे में यूज किया जाता था वो नॉर्मल सीड्स होते थे और उसमें लेस इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थी और फार्मर्स काउडंग वगैरह और नेचुरल मैन्योर का यूज करके जो उनके पास अवेलेबल होते थे उसी का यूज करके ही क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। बट जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया
और उस समय लोगों ने कन्वर्ट किया कि हाउ कैन दे इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। तो वीट एंड राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYVs इसका यूज किया किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स। और लेकिन इसका रिजल्ट ये रहा कि पर्टिकुलर लैंड एरिया में ट्रेडिशनल सीड्स के प्रोडक्शन में और HYVs के प्रोडक्शन की क्वांटिटी जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन HY सीड्स जो हैं वो they needed plenty of water and need chemical fertilizers also. You can see in this picture modern farming methods जो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय से आया है और छोटे लैंड एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, उसके लिए फार्म मशीनरी, मॉडर्न फार्म मशीनरी यूज की गई, HYV सीड्स यूज किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन के लिए कैनल्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी डैम्स वगैरह इनको यूज़ किया। रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम देखते हैं फार्म मशीनरी में, जैसे ये ट्रैक्टर से वर्कआउट कर रहे हैं तो डीजल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो गई। तो HYV सीड्स को यूटिलाइज करने के लिए और मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या हो गया कि इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब के यूजेस भी मैक्सिमम हुए। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। 1960 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, सबसे पहले इन स्टेट्स ने, इंडिया के इन स्टेट्स ने वर्कआउट किया था और क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था। पालमपुर का भी दिया हुआ है, वीट ग्रोन जो ट्रेडिशनल वैरायटी सीड्स से किसी पर्टिकुलर पर एकड़ हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन होता था, बट HYV सीड्स के थ्रू ये ग्रो अप होके 3200 kg पर हेक्टेयर इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड the third point about the land. There is a question, will the land sustain? क्या लैंड हमेशा एक जैसा ही रहता है, उसकी फर्टिलिटी एक सी ही रहती है, या हमें उसको कंजर्व करना पड़ता है? तो हम सभी जानते हैं लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, सो इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Also, continuous use of groundwater for tubal irrigation has led to the depletion of the water table environment resources like soil fertility. Groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of environment to ensure future development of agriculture. In the previous part, we had read about the green revolution और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था HYV सीड्स और फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी, इसके थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया था, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रेडिशनल वैरायटीज़ और ट्रेडिशनल वे में क्रॉप प्रोडक्शन करने पर 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्वांटिटी हो रही थी वीट की, वहीं पे HYV सीड्स और मॉडर्न टेक्निक यूज़ करने पर 32 किलोग्राम पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा था। बट इससे क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो सॉइल की फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि HYV सीड्स के लिए मॉडर्न टेक्निक से अगर हम एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं तो उससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउनफॉल पे जा रही है और साथ ही ग्राउंड वाटर लेवल भी
जो है वो लो हो रहा है। इसलिए अगर हम लोगों को आगे सस्टेन करना है, सही तरीके से सारी चीज़ें हमें मिलती रहें, इसको इंश्योर करना है, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। Here is a point: chemical fertilizer provide minerals which dissolve in water and are immediately available to the plants, but these may not be retained in the soil for long. They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes. Chemical fertilizers can also kill bacteria and other microorganisms in the soil. This means sometime after their use the soil will be less fertile than ever before. तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो शुरू में वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाती है और उससे हमें क्रॉप प्रोडक्शन मैक्सिमम मिलता है। लेकिन उसको कंटिन्यूसली अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ये हमारे सॉइल को, हमारे वाटर लेवल को, वाटर सोर्सेस को, सबको पोल्यूट करती है। और इसके साथ ही साथ क्या कर देती है, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी मार देती है। इस तरीके से जो है केमिकल फर्टिलाइज़र हमारे लिए सूटेबल नहीं होते हैं। और साथ ही साथ कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पंजाब is highest in the country. This continuous use of chemical fertilizer has led to degradation of soil health. तो सॉइल के हेल्थ के लिए भी अगर हम कंटिन्यूसली ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करेंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा कि प्रोडक्शन लेवल भी आगे जाके कम होता जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से क्या होगा कि आगे जाके हमें और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। और इससे क्या हो रहा है, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। स्टूडेंट्स, हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड को सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर में जो दिया हुआ है, अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। दैट इज 150 मोस्ट ऑफ फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पे लैंडलेस फार्मर्स की बात कही गई है। 450 फैमिलीज में 150 फैमिलीज के पास लैंड एरिया नहीं है फॉर देयर कल्टीवेशन वर्क। और नेक्स्ट दिया है 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plots does not bring adequate income to their family. तो यहाँ पे एक लैंडलेस फार्मर दिया है। नेक्स्ट दिया है कुछ के पास लेस देन 2 हेक्टेयर साइज़ के लैंड एरियाज़ हैं और वहाँ पे जो भी फार्मिंग वर्क किया जा रहा है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो वो इनएडिक्वेट है। मीन्स उनकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी फुलफिल नहीं हो रही है। नेक्स्ट, large number of small plots scattered around the village in the picture. You can see this picture. On the other hand, more than half area of the village is covered with plots that are quite large in size. In medium Palampur, there are 60 families of medium and large farmer who cultivate more than 2 hectare of land. A few large farmers have land extending over 10 hectares or more. So according to that point of view, we can classify or we can say types of farmers. That is, 4 types of farmers are there. They are big farmers, have or ownership of more than 10 hectares of land. Next one is medium farmer, own 5 to 10 hectare of land area. Third is small farmer, they have 2 hectare land area. And fourth one is landless farmer, they have no land or they are the land laborer.
जैसा हम लोगों ने अभी विलेज पालमपुर में के बारे में पढ़ा, देयर आर 150, दे डोंट हैव एनी लैंड, दे आर द लैंडलेस फार्मर. 240 families are small farmers and 60 families are medium farmers and बाकी जो बचे हुए हैं वो बिग फार्मर्स हैं. यहाँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वाई डू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. तो क्यों है, क्योंकि उनकी ओनरशिप जो है लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड एरिया में है. तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके उसका आंसर हमें सेंड करना है.